हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर। सो आई एम ईशानी राठौर, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी, और हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं रिप्रोडक्शन। देखो, इससे पहले हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। वी हैव स्टडीड अबाउट न्यूट्रिशन, वी हैव स्टडीड अबाउट रेस्पिरेशन, देन ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। ये थे हमारे बेसिक लाइफ प्रोसेसेस। बेसिक लाइफ प्रोसेसेस की कैटेगरी में हमने इन चारों को इसलिए रखा क्योंकि अगर तुम खाओगे नहीं, सांस नहीं लोगे, देन आप कचरा बॉडी से बाहर नहीं निकालोगे तो डेफिनेटली हम मर जाएंगे। ठीक है, इसलिए उनको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। फिर हमने पढ़ा कि भाई हमारी बॉडी में लाइफ प्रोसेसेस जो चल रहे हैं उनको संभालने वाला कर्ता धर्ता कौन है, तो हमने पढ़ा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इन शॉर्ट, योर एंडोक्राइन सिस्टम एंड योर न्यूरो, या अपन कह सकते हैं नर्वस सिस्टम, न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब हमारे एक ऐसे सिस्टम पे रिप्रोडक्शन जो कि एसेंशियल है भी सही और एसेंशियल नहीं भी है। ये जो स्टेटमेंट मैंने दिया ये बहुत ही यू कैन से कॉन्ट्रडिक्टरी है, बट तुम इसको मतलब समझो एक बार। देखो, मैंने बोला रिप्रोडक्शन एक एसेंशियल प्रोसेस है पर एसेंशियल नहीं भी है। ठीक है, दोनों टर्म्स यूज कर दिया मैंने। कैसे? देखो ऐसा है, अगर मैं रिप्रोड्यूस नहीं करूं, मेरी इच्छा है यार, मेरी मन नहीं कर रहा रिप्रोड्यूस करने का, मेरा कोई मन नहीं है आगे अपने बच्चे करने का। सो ये तो मेरी इच्छा है, पर ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई इंसान बेबी ही प्रोड्यूस नहीं करे तो वो मर जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो मैं कहूँ कि ये जिंदा रहने के लिए एसेंशियल है क्या, तो ऐसा तो नहीं है। जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन एसेंशियल नहीं है। ठीक है, फिर मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा कि ये एसेंशियल है भी सही। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, राइट, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तुम? बैक्टीरिया से। भाई मेरे लिए सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म कौन है? बैक्टीरिया। अपन सबके लिए सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन है? बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया से मैंने डायरेक्ट जंप मारकर आ गए अपन ह्यूमंस पे। तो देखो यार, बैक्टीरिया की बात करो चाहे ह्यूमंस की बात करो, बैक्टीरिया बहुत ही छोटा ऑर्गेनिज्म है। अपने अकॉर्डिंग वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, जो कि यूनिसेल्युलर है। बैक्टीरिया की लाइफ सिर्फ 20 मिनट की होती है, सिर्फ 20 मिनट, ओनली 20 मिनट्स। ठीक है, यानी कि 20 मिनट्स में ही वो अपनी पूरी जिंदगी जी लेता है, सिर्फ 20 मिनट। फिर आ जाओ ह्यूमन पे, इधर आ जाओ। हमारी जिंदगी 20 मिनट की नहीं होती। 20 मिनट का तो तुम्हारा एक लेक्चर ही नहीं होता है ना। तुम इमेजिन करो, तुम 1 घंटे का एक लेक्चर देखते हो और उस 1 घंटे में अप्रोक्सीमेटली बैक्टीरिया की तो 2 जनरेशन भी आ चुकी होती है। सो देख रहे हो कितना डिफरेंस है हमारे अंदर और बैक्टीरिया के अंदर। सो ह्यूमन की अगर मैं एक एवरेज लाइफ बोलूँ तो कितना है? देखो 65 अपन मान के चलते हैं, 65 से 70 ये एक एवरेज लाइफ है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर इंसान ही 70 साल तक जिएगा। कोई उससे ज्यादा भी जी सकता है, कोई उससे कम भी जी सकता है, बट ये एवरेज बताया मैंने कि भाई देखा जाता है कि एक एवरेज 65 से 70 तक तो इंसान जी ही जाता है। सो ये जो मैंने आपको एक एवरेज दिए, ये एक्चुअली में क्या है? दीज आर द लाइफ स्पैन। ये क्या है? एक ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का मतलब क्या है? ये पूरा स्टार्टिंग उसका सर्कल है, राइट? कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? बर्थ से स्टार्ट हो रहा है और एंड कहाँ पे होता है? डेथ। इसका मतलब है अगर तुम दुनिया में आए हो, कोई भी XYZ, चाहे बैक्टीरिया, चाहे हम, चाहे डॉग, चाहे कैट, कोई भी, इंक्लूडिंग प्लांट्स भी, ठीक है, जो दुनिया में आएगा वो डेफिनेटली एक दिन तो जाएगा। ठीक है, ये फिक्स हो गया, आने वाला डेफिनेटली कभी ना कभी तो जाएगा। अब दिक्कत ये है कि तुम आए और तुम चले गए, तुम्हारे बाद क्या होगा इस धरती का? भाई अर्थ को तो अपने नंबर को मेंटेन रखना है ना। अर्थ ने ऐसा तो प्लान नहीं किया था। देखो, अगर तुम इमेजिन करो, राइट, स्टार्टिंग से अगर मैं बात करूं तो अगर ये तुम्हारी अर्थ है, ठीक है ना, अर्थ ने स्टार्टिंग में बना लिया कुछ जिराफ बना ली, इमेजिन करो, है ना, ये डायनासोर जैसा दिख रहा है, ये कुछ मतलब पता नहीं, इमेजिन कर लो, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इमेजिन कर लो, ठीक है, छोटे छोटे से, खूब सारे। ठीक है, ये मैंने कुछ भी बना लिया, इतने सारे ऑर्गेनिज्म बना लिए। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जब बने होंगे, धीरे 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 बन रहे होंगे अलग अलग, तो भाई डेफिनेटली वो भी हुए हैं तो मरेंगे ही से। तो उनके बाद भी उनके जैसा नंबर मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन एक एसेंशियल प्रोसेस है। अब तुम समझ गए, जरूरी तो नहीं है कि रिप्रोड्यूस करो। अगर मैं कोई रिप्रोडक्शन नहीं करती जिंदगी भर तो भी मैं मरने वाली नहीं हूँ, ठीक है, बट अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे बाद भी मेरे जैसे ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पे रहे, ह्यूमन स्पीशीज बनी रहे, देन रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल। सो आई होप ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है इसका मतलब अब तुमको समझ आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज देखो। ठीक है, इतना अपन समझ चुके, तो हमने कुछ टर्म्स देख ली
कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। पहली बात तो देखो रिप्रोडक्शन क्या है। बेसिकली अगर आप नाम से देखो, टर्म से देखो, तो री का मतलब होता है दोबारा। जैसे क्लास में तुम गंदा काम करते हो तो तुम्हारे नोट डल जाता है, रीडू डलता है, रीडू। रीडू का मतलब क्या होता है, दोबारा करो। रिप्रोडक्शन का मतलब भी ऐसे ही होता है। री का मतलब होता है अगेन, ठीक है। और प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, टू प्रोड्यूस। देखो क्या मतलब हुआ, अगेन टू प्रोड्यूस, एक बार फिर से आपने अपने जैसा ही ऑर्गेनिज्म बना दिया। अगर मैं इंसान हूं तो डेफिनेटली एक इंसान का बच्चा इंसान जैसा ही दिखेगा। कोई डॉग है तो डॉग का बच्चा डॉग के जैसा ही दिखेगा। गोरिल्ला का बच्चा गोरिल्ला जैसा ही दिखेगा। तो भाई तुम खुद के जैसा ही बनाओगे, ऐसा नहीं कि तुम कुछ अलग ही नया बना के छोड़ दोगे। नो, आप अपने जैसा ही ऑर्गेनिज्म बनाओगे। सो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अगेन, एक बार फिर से अपने जैसा ही बनाना, ठीक है। अब कुछ टर्म्स है, तुमने डाइवर्सिटी में पढ़ रखे होंगे, हायरार्की लेवल पढ़ा होगा, स्पीशीज, जीनस, ये सब पढ़ रखा है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म का डिस्कशन कर रही हूँ, दैट इज स्पीशीज, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ स्पीशीज से मतलब है। देखो ध्यान से सुनो, स्पीशीज का मतलब क्या होता है। देखो ऐसा है, हम है, हम का मतलब मेरा ह्यूमंस है, ठीक है। तो मैं मान लेती हूँ एक ह्यूमंस है। अरे अरे रेड कलर नहीं, रुको, ये रहे हम ह्यूमंस, तो एक अपन हो गए, ये रहे अपन, ठीक है। फिर कोई ये कुछ और है, ये कुछ भी मान लो, तुम डक जैसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। फिर तुम मान लो कोई चूहा हुआ है, ये तो बिल्ली लग रही है, जो भी तुम मानना चाहो, इट्स योर इमेजिनेशन, मैंने तो सिर्फ बना के छोड़ दिया, ठीक है। ये लो, ये बिल्ली बन गई। तो ये जो भी बने, ये जो भी बन रहे हैं, अब तुम इमेजिन करो कि रिप्रोडक्शन के लिए अगर कोई रिप्रोड्यूस कर रहा है तो एक इंसान इंसान के साथ ही रिप्रोड्यूस कर सकता है, एक डॉग है वो डॉग के साथ ही रिप्रोड्यूस कर सकता है, एक कैट है वो कैट के साथ ही रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो ऐसा क्यों है, मतलब क्या स्पेसिफिसिटी, हम क्यों ऐसा करते हैं। तो इसके पीछे एक रीजन है, वो तुमको पता है डेफिनेटली, आई एम श्योर, बट फिर भी रीजन देखो। एक टर्म होता है जिसे हम बोलते हैं स्पीशीज। क्या टर्म बोला हमने, स्पीशीज। स्पीशीज टर्म का मतलब होता है हम हमारे जैसे ऑर्गेनिज्म, हम हमारे जैसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब एक जैसे ऑर्गेनिजम्स या एक ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन जो कि एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस कर सकती है, नेक्स्ट चीज, और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना सकती है। ये जो लाइन मैंने बोली ना, ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला भाई, हम हमारे जैसे जो कि एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और उनके जो बच्चे होंगे वो बच्चे भी फर्टाइल हैं। इसका मतलब है वो बच्चे भी एक टाइम बाद रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर ऐसे ऑर्गेनिजम्स की तुम बात कर रहे हो तो उन सबको तुम एक स्पीशीज में रख सकते हो। अब बहुत सारे बच्चों को ये स्टेटमेंट समझ आएगा इस एग्जाम्पल के बाद। देखो मैं बात कर रही हूँ ह्यूमन की, अपन अपनी बात करते हैं, अपन को ज्यादा अच्छे से ह्यूमन ही समझ आएगा। तुमको पता है ह्यूमन में सेल्स होती हैं, मल्टीपल सेल्स होती हैं। तो ये तुम्हारी सेल है, ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, ठीक। और न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसा सब पढ़े हो तुम लोग सब, क्या पढ़ा है ये बेसिकली क्या होता है, क्रोमेटिन थ्रेड होता है, क्रोमोसोम होता है। और इस क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, तुम्हारा डीएनए होता है। डीएनए मतलब समझते हो, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैं हूं, मेरी बॉडी की सेल्स हैं, सेल को जूम किया, उसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन थ्रेड है, क्रोमेटिन थ्रेड के अंदर डीएनए है, डीएनए के पास जीन है। इतना बोला मैंने, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये जो डीएनए है ये तुम्हारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेके बैठा हुआ है, यानी कि तुम्हारी बॉडी में, सबकी, अपनी सबकी बॉडी में एक ब्लूप्रिंट लेके बैठा है डीएनए। डीएनए ब्लूप्रिंट लेके बैठा है, इसका मतलब तुम ऐसे समझ सकते हो जैसे बिल्डिंग्स के अपन नहीं बनाते, मैप बना के पहले से ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि भाई इस जगह पे ये खिड़की डालना, इस जगह पे तुम ये डिजाइन लगाना, ऐसे ब्लूप्रिंट रेडी होते हैं। सिमिलरली तुम्हारा भी एक ब्लूप्रिंट है, और वो कहाँ पे है, ये आपके क्रोमोसोम के अंदर है। यानी कि उस ब्लूप्रिंट से आप पता कर सकते हो कि भाई ये जो इंसान है इसकी नाक ऐसी बनने वाली है, इसके कान ऐसे बनेंगे, इसकी बॉडी ऐसे बनेगी, इसकी हाइट एवरेज इतनी जानी चाहिए, इसका कलर कैसा होना चाहिए, सब इंफॉर्मेशन है उसके अंदर तुम्हारी, ठीक है। अब ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो मैं बोल रही हूँ, ये बेसिकली किसके अंदर है, क्रोमोसोम के अंदर। क्या बोला मैंने, ये लाइन में वापस लिख देती हूँ। मैंने बोला देखो, ये रहा एक ह्यूमन, ये रहा एक ह्यूमन, ठीक है, ये चोटी वाला ह्यूमन, ये कोई लड़की है, ठीक है। इस लड़की की मैंने एक सेल निकाली,
इस सेल के अंदर मैं न्यूक्लियस में गई, न्यूक्लियस के अंदर इसके पास क्रोमोसोम है, ठीक। क्रोमोसोम जो है उसको मैंने एक को बाहर निकाल लिया, कुछ इस तरीके से। ऐसा से बनाते हो तुम लोग क्रोमोसोम, ऐसे ही बनता है क्रोमोसोम। और इस क्रोमोसोम के अंदर क्या है, ये रहा डीएनए, ये देखो ये रहा क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, समथिंग लाइक दिस। ये लो, ये बन गया अपना डीएनए। और इस डीएनए में क्या है, तुम्हारी ब्लूप्रिंट, बॉडी का ब्लूप्रिंट, ठीक है। अब हर ऑर्गेनिज्म के पास एक ही नंबर ऑफ डीएनए नहीं होते। इसका मतलब है आप ह्यूमन हो, मैं ह्यूमन हूं, तो हमारी सेल में 46 क्रोमोसोम है, फिक्स है, हमारी सेल्स में 46 क्रोमोसोम है। अब हम बात करते हैं चिंपैंजी की, ऐसे बात करो तुम चिंपैंजी की, ठीक है। हमारे आसपास की ही हैं, हमारे और उनके एंसेस्टर सेम थे, उनके पास 46 क्रोमोसोम नहीं है, उनके पास 48 क्रोमोसोम है, ठीक है। जो गेहूं, भाई गेहूं जो तुम खाते हो, प्लांट है, वो है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही, उसके पास अराउंड 44 या 45 क्रोमोसोम होते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबके पास एक नंबर के क्रोमोसोम नहीं होते। तो किसी के पास 45 है, किसी के पास 46 है, किसी के पास 44 है, किसी के पास 24 है, किसी के पास 18 है। तुम समझ गए बात, मतलब देयर इज नो फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हर स्पीशीज का फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। वापस सुनो, हर ऑर्गेनिज्म का फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं होता है। इसका मतलब है एक डॉग के अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, अराउंड डॉग के शायद 72 क्रोमोसोम होते हैं। फिर अपन आते हैं ह्यूमन का, ह्यूमन के अंदर 46 होते हैं, ठीक है। फिर मैंने बोला चिंपैंजी के अंदर 48 होते हैं। तो सबके अंदर अलग अलग क्रोमोसोम हैं, बट एक स्पीशीज का एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर होता है। मतलब ह्यूमन स्पीशीज, चाहे तुम अफ्रीका में रहो, चाहे तुम अमेरिका में रहो, चाहे स्विट्जरलैंड में रहो, चाहे इंडिया में रहो, सारे इंसानों का क्रोमोसोम नंबर 46 है, ठीक है। तभी तो ऐसा होता है ना, हम चाहें तो किसी भी देश में जाके शादी कर सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि इंडिया में शादी करो। हालांकि हमारे एथिक्स अलग हैं, हम बहुत कुछ सेकेंडरी बातें आ जाती हैं, बट हम सारे हैं तो ह्यूमंस ही ना। वी ऑल बिलोंग टू वन स्पीशीज। और इसी स्पीशीज का नाम हमने क्या रख रखा है, तुमको याद है ह्यूमंस का नाम? होमो सेपियंस। ये है हमारा बायोलॉजिकल नेम, ठीक है। सिमिलरली जितने भी चिंपैंजी जितने भी हैं, ठीक है, उनमें अलग अलग वैरायटी भी होगी, पर वो सारे के सारे एक ही स्पीशीज में आ रहे हैं, चिंपैंजी, ठीक। जितने भी चावल तुम खाते हो, चाहे तुम किनकी वाला चावल ले आओ, चाहे तुम बासमती चावल ले आओ, कोई सी वैरायटी का चावल ले आओ, उनके अंदर भी हम स्पीशीज का नंबर सेम मान रहे हैं, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं, एक और एग्जांपल ले लो, कोई सा भी, कुछ भी, एनीथिंग, कोई भी स्पीशीज जो तुम्हारे दिमाग में आ रही है। डॉग की बात कर लो, भाई डॉग में तो बहुत सारी वैरायटी होती है, पता नहीं, एक पमेलियन कुत्ता होता है, देन उसके बाद एक लैब्राडोर होता है, इतनी वैरायटी है, इतनी, बुलडॉग सब, वो सारी जो है, वो डॉग की जो तुम देखते हो, वो डॉग की वेराइटीज है, ये इंपॉर्टेंट है। वो डॉग सारे अलग अलग स्पीशीज को बिलोंग नहीं करते, वो डॉग की वेराइटीज है, ठीक है। पर वो बिलोंग एक ही स्पीशीज को करते हैं, सारे के सारे एक ही स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, और सब के अंदर एक ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तभी वो एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। एक और ह्यूमन का एग्जांपल ले लो, जैसे हम हैं, ह्यूमन है, हम जहां कहीं भी रह रहे हैं, हम सबकी वेराइटियां हैं। कोई अमेरिका का बंदा है, कोई स्विट्जरलैंड का बंदा है, कोई कहीं कहीं बंदा है, बट हम सब एक ही स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, और हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है। समझ गए तुम? तो हम हर किसी के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, एक स्पीशीज ही एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस करती है नेचुरली। समझ आ गई ये बात? सो एक टर्म रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है वो मैंने तुम्हें समझाया। अब हम आगे चलते हैं। चलो, जो बातें मैंने तुम्हें समझाई ना, वो ही यहाँ पे कुछ लिख रही हैं, पढ़ लेते हैं अपन। इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, क्या जरूरत है लोगों को रिप्रोड्यूस करने की। देखो पहला क्या लिख रहा है, रिप्रोडक्शन मेंटेन्स अ बैलेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट। इसका मतलब क्या है भाई, लोग मरते भी हैं रोज, एक दिन में न जाने कितने लोग मरते हैं, ऑल ओवर द धरती न जाने कितने लोग मरते हैं, और इसी अर्थ पे न जाने कितने लोग पैदा होते हैं। लोग का मतलब मेरा सबसे है, प्लांट एनिमल सब से है, ठीक है। तो एक डेथ रेट और बर्थ रेट में एक बैलेंस बना रहता है। अगर सोचो, सपोज करो कोई इंसान रिप्रोड्यूस करना बंद कर दे, सारे जितने भी रिप्रोड्यूस करना बंद कर दे, तो भाई बर्थ रेट लो हो जाएगी, डेथ रेट ज्यादा हो जाएगी, तो एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। सो इस इम्बैलेंस, इस ब्रिज को बैलेंस करने के लिए रिप्रोडक्शन किया जाता है,
ठीक है, नेक्स्ट आओ, द न्यू इंडिविजुअल रिप्लेस द ओल्ड एंड द डाइंग पॉपुलेशन। भाई सिंपल सी बात है, एक इंसान, अब मैं हूँ, ठीक है, एक टाइम तक ही अपन वर्किंग रह सकते हैं, एक टाइम तक ही अपन काम कर पाएंगे, एक टाइम बाद अपन सब बूढ़े हो जाएंगे। तो अपन जब बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे पीछे वाले जो हुए हैं वो अपनी जगह ले लेंगे, तो एक बैलेंस बना रहता है इस अर्थ पे पूरे पे, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, इट ऑल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्पीशीज। यही मैंने तुमको बोला भाई, ह्यूमन एक स्पीशीज है, होमोसेपियंस एक स्पीशीज है, इस अर्थ पे अपना नंबर बनाए रखने के लिए लोग रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, जीन्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपने मम्मी पापा से ही हम सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेते हैं। आपकी आंख, सॉरी ये आंख नहीं है, आंख कैसी है, नाक कैसी है, मुंह कैसे, सब बॉडी कैसी है, सब तुम्हारे जीन्स ने डिसाइड किया। और ये जीन्स तुमने कहाँ से लिए? आधे मम्मी से, आधे पापा से, ठीक है। तो भाई उनके जो जीन्स हैं, अगर वो चाह रहे, देखो यार सिंपल सी बात है, हर ऑर्गेनिज्म, अपन नहीं कहते, अपन अपनी इंडियन मूवीज में बहुत चलता है हमारा वंश आगे बढ़ाना है हमें, है ना, वंश जो शब्द यूज करते हैं, बेसिकली वंश क्या होता है यार, यही होता है कि हमारे जो जीन्स हैं हम आगे ट्रांसफर करना चाहते हैं, हमें लगता है हमारे जीन्स बहुत मस्त है तो हम आगे ट्रांसफर करना चाह रहे, इसलिए हमारा वंश होता है, ठीक है। तो वो ये पॉइंट ये बोल रहा है, ये जो मैं वंश वाला पॉइंट बोल रहा हूँ ना, दिस इज द सेम, कि जो जीन्स हैं वो पेरेंट्स अपने बच्चों को ट्रांसमिट करते हैं ताकि उनके जीन्स आगे ट्रांसफर हो सके। और अब तुम अपने आप को देखो, ना तो तुम 100% पापा जैसे दिखते हो, ना आप 100% मम्मी जैसे दिखते हो, और ऐसा भी नहीं है कि उनके दोनों के मिक्सचर हो, कुछ नई चीजें भी आती हैं। तो जो आपने जीन्स लिए हैं उनमें क्या क्रिएट होता है? वेरिएशन, बदलाव। इस बदलाव टर्म को मैं तुमको जेनेटिक्स में और ज्यादा डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। बस इतना याद रखो कि जो हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं अपने पेरेंट्स से, हूबहू अपन एज इट इज नहीं दिखा रहे। एक तरीके से अपन बात करें, आधे आंसर अपन ने मम्मी से ले लिए, आधे आंसर अपन ने पापा से ले लिए, पर अपन ने एज इट एक्सप्रेस नहीं कर दिया, कुछ मन से भी नई बातें लिखी हैं। सो ये जो नए चेंजेस आते हैं, दीज आर कॉल्ड एज वेरिएशंस। और ये जो वेरिएशंस हैं, यही एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके चलते हमने एवोल्यूशन किया है। ये जो पॉइंट मैंने अभी बोल दिया ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या है, वापस सुनो। देखो, अर्थ जब स्टार्ट हुई थी ना, इस अर्थ पे जब ओवरऑल लाइफ स्टार्ट हुई थी, इट स्टार्टेड फ्रॉम बैक्टीरिया। एक बहुत ही छोटा सा सिंपल सा बैक्टीरिया से शुरू हुआ था। धीरे धीरे पिक्चर देखो कितनी बढ़ती गई। बैक्टीरिया से आगे ऑर्गेनिजम्स आए जो उनसे ज़्यादा डेवलप्ड हैं। प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स आए, यूकैरियोट्स में और डाइवर्सिटी क्रिएट होती गई। फिर अपन आ जाते हैं, अपन कॉर्डेटा पे आ जाते हैं। मछलियाँ आई, एम्फीबियंस आए, रेप्टाइल्स आए, बर्ड्स आई, मैमल्स आए, कितना वेराइटी आया भाई। और ये सारा वेराइटी क्यों आया? क्योंकि एवोल्यूशन हुआ। और एवोल्यूशन का मतलब ही ये होता है कि रिप्रोडक्शन से जो छोटे छोटे बदलाव आते हैं, वो बदलाव जब और आगे उनके जनरेशन में पास ऑन होते जाते हैं तो भाई कुछ कुछ चीज़ें बढ़िया होती जाती हैं और उसे इवोल्यूशन कह देते हैं, ठीक है। ये जो डेफिनेशन मैंने बोली है ये अभी के लिए है। आगे जब मैं तुमको एवोल्यूशन बताऊंगी तो इस डेफिनेशन में भी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स आएंगे, ठीक है। चलो आगे आओ। नेक्स्ट आता है, variation in species and their ability to survive in different environment is the result of reproduction। यही मैंने बोला कि भाई जो वेरिएशन आ रहे हैं, उन वेरिएशन के चलते ही अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग जगह पे सर्वाइव करना सीखते हैं। देखो एक एग्जांपल सुनो, मैं बात करती हूँ डेजर्ट की। ऐसे इमेजिन करो ये एरिया डेजर्ट एरिया है, दिस इज डेजर्ट एरिया, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, पानी की बड़ी कमी है। तो तुम सुनते हो छोटी क्लासेस में कभी पढ़ा होगा अडैप्टेशन, पढ़ा है अडैप्टेशन। अडैप्टेशन क्या होता है? उस जगह पे रहने के लिए कुछ स्पेशल चेंजेस किए जाते हैं बॉडी में। तो वो जो स्पेशल चेंजेस आते हैं ना बच्चों, वो एक्चुअली में रिप्रोडक्शन के कारण आते हैं। और तुम अपने मन से नहीं करते, ऐसा नहीं होता कि आज मेरी इच्छा हो रही है कि मैं चाहती हूँ कि मैं तो उड़ने के हिसाब से खुद के अंदर अडैप्टेशन कर लूँ, तो मैं कुछ ऐसा ही पता नहीं क्या जादू टोना कर दूँ और मस्त कोई उड़ने वाले बच्चे कर लूँ। ऐसा नहीं हो सकता। इट डज नॉट डिपेंड ऑन योर विश और माई विश, ये सब रैंडम होता है। तो ये लाइन तुम याद रखोगे कि वेरिएशन होते हैं। वेरिएशन कौन डिसाइड करता है? तो कोई डिसाइड नहीं करता। वेरिएशन रैंडम होते हैं, ठीक है। अंधाधुन वेरिएशन होते हैं। उनमें से कुछ वेरिएशन अच्छे होते हैं और उनमें से कुछ वेरिएशन बुरे होते हैं। जो वेरिएशन बढ़िया होता है वो आगे सेलेक्ट होता जाता है और उसी के जैसे न्यू बच्चे होते जाते हैं। जो तुम्हें मैंने लाइन बोली है ना, ये डार्विन की थ्योरी बोली है,
समझ आई? ये जो लाइन मैंने अभी बोली ना कि बेसिकली हर ऑर्गेनिज्म में कुछ ना कुछ वेरिएशन आ जाते हैं। वेरिएशन सडन होते हैं, कोई डिसाइड नहीं करता वेरिएशन। उनमें से कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। जो बुरे वाले हैं तो वो तो बेटा वहीं के वहीं मर जाते हैं। जो अच्छे वाले हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं और आगे भी वो बच्चों को दे दिए जाते हैं। ये जो लाइन मैंने बोली, दिस इज डार्विन की थ्योरी, जिसे हम नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये थ्योरी भी मैं तुमको डिटेल में बताऊंगी एवोल्यूशन में। क्लियर है? इतनी पिक्चर क्लियर है? सो तुमको रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस समझ आ गई। ठीक, चलो अब आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो अगेन नाम में ही इसका काम छुपा है। देखो अ वर्ड जहां पे भी आ जाता है ना उसका मतलब होता है नहीं। तो जहां पे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता वो असेक्सुअल है। मतलब कितना सिंपल डिफरेंस है यार ये। असेक्सुअल का मतलब यही तो हुआ जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो देखो यहाँ पे कुछ पिक्चर दे रखी है, ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर लेते हैं और ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। ये इस भाई की फोटो गलत दे दी यहाँ पर। नहीं 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 नहीं, इसको यहाँ पे मत डालो, इसको यहाँ पे डालो। ठीक है, इसको वहां पे क्यों डाला है वो टोटली गलत नहीं है, उसका एक रीजन है जो मैं अभी नहीं बता सकती, इसलिए अभी के लिए तुम इसको गलत मान सकते हो। ठीक है, चलो आगे आओ। दो टाइप के जो रिप्रोडक्शन है ना उनके तुम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सुन लो, क्या क्या डिफरेंस है। देखो पहली बात, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जहां पे एक ही पेरेंट हो। समझ आई? एक ही पेरेंट जो होता है, कोई माँ बाप जैसे शब्द यूज नहीं होते वहां पे, ओनली सिंगल पेरेंट, नो मदर नो फादर। सो यहाँ पे सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है। सिंगल ऑर्गेनिज्म का मतलब है कोई स्पेसिफिक जेंडर नहीं होता, मदर फादर जैसा जेंडर नहीं होता, वो एक ऑर्गेनिज्म ही नए बच्चे बना देता है। ठीक है, दूसरी तरफ होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जहां पे दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो। ठीक है, ये जो लिख रहा है ना आप याद रखोगे, दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो। दो ऑर्गेनिज्म में से भी फिक्स होता है, एक जो ऑर्गेनिज्म होगा वो कौन होती है, मदर यानी कि फीमेल। ठीक है, और एक जो होते हैं वो कौन होते हैं, अपने पापा यानी कि मेल। ठीक है, तो दो ऑर्गेनिज्म में भी हमने स्पेसिफाई कर दिया, एक मदर एक फादर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट क्लियर है, आओ नेक्स्ट पे आओ। नो प्रोडक्शन ऑफ गैमेट। ये जो बात मैंने बोली ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसको तुम पहले मुझसे समझो, इसके बाद ही तुम्हें ये पॉइंट समझ आएगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है उसके अंदर टू टाइप ऑफ सेल्स होती हैं। कितनी सेल्स होती हैं? दो तरीके की सेल। एक सेल होती है अपनी सोमेटिक सेल। पहली सेल कौन सी होती है अपनी? सोमेटिक सेल। और दूसरी सेल होती है अपनी गैमेट सेल। अब इन सेल्स का मतलब क्या है पहले तो मतलब समझो। देखो सोमेटिक सेल का मतलब होता है तुम्हारी बॉडी की नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल का मतलब का ये मतलब नहीं है कि दूसरी एबनॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल का, इस नॉर्मल सेल का यहाँ पे मतलब है ऐसी सेल जिसके न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम है वो कितने होंगे? नॉर्मल 46। वापस सुनो इस चीज को। सोमेटिक सेल और गैमेट सेल दो तरीके की सेल हैं तुम्हारी बॉडी में। अब पहले खुद ही फील कर लो, ये रही तुम्हारी स्किन सेल। ठीक है, स्किन सेल नॉर्मल बॉडी सेल है। क्या इसका रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, पर इसका नॉर्मल काम क्या है? इसका नॉर्मल काम है बॉडी को प्रोटेक्ट करना। ठीक, नेक्स्ट में आते हो, एक और एग्जाम्पल लो। मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया तुमको किसका? स्किन का। ठीक है, स्किन सेल। एक और एग्जाम्पल लो, तुम ले लो लिवर की सेल। लिवर की सेल का काम होता है, जो भी मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ, लिवर की सेल का काम वही होता है। क्या लिवर की सेल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है? नो। ठीक, स्टमक की सेल, ब्रेन की सेल, बोन की सेल, ब्लड की सेल, क्या ये सारी सेल्स तुम्हारे रिप्रोडक्शन से जुड़ी हुई है? कतई नहीं, नो। मतलब इन लोगों को 1% इंटरेस्ट नहीं है रिप्रोडक्शन के कामों में। ठीक है, तो इनका अलग काम है। ऐसी सेल्स जिनका रिप्रोडक्शन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ऐसी सेल्स क्या कहलाती हैं? सोमेटिक सेल। अब बात समझ आ गई। सोमेटिक सेल का ही दूसरा नाम क्या होता है? नॉर्मल सेल। इसको हम क्या नाम देते हैं? नॉर्मल सेल। और इनकी खास बात क्या होती है? वो ये है कि इनकी ये जो भी सेल है, जैसे कि स्किन सेल है, अगर मैं मेरी एक स्किन सेल बना रही हूँ, दिस इज माई स्किन सेल। इस स्किन सेल के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस में क्या होगा? क्रोमेटिन थ्रेड होगा। और ये जो क्रोमेटिन थ्रेड सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम बनाएंगे ना, वो टोटल कितने बनाएंगे? 46। अब तुमको पिक्चर क्लियर है? क्लियर है ये बात?
अब मैं बात करती हूँ दूसरे टाइप की सेल की। अब आओ दूसरी सेल, गैमेट सेल। गैमेट सेल दो ही होती है, सिर्फ कुल मिला के बॉडी में ह्यूमन के अंदर दो टाइप की सेल्स ही गैमेट सेल्स होती हैं। उसमें भी स्पेसिफिक होता है, मेल की बात कर रहे हो कि फीमेल की बात कर रहे हो। देखो तुमको इतना तो तुमने पढ़ रखा है, इसलिए मुझे बहुत दिक्कत नहीं होगी समझाने में। मेल जो है आपने पहले ही पढ़ रखा है, मेल के पास एक ऑर्गन होता है जिसे हम बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं उसे हम? टेस्टिस। और फीमेल के पास एक ऑर्गन होता है जिसे हम बोलते हैं ओवरी। याद करो, पढ़ रखा होगा तुमने, टेस्टिस एंड ओवरी। ये दोनों ही ऑर्गन बड़े जरूरी हैं। ऐसा सा टेस्टिस होता है और ऐसी सी ओवरी होती है। यहाँ पर जो सेल बनती है, ध्यान से सुनना कान खोल के, टेस्टिस के अंदर स्पेशल सेल्स होती हैं और उन सेल्स, इधर यहाँ पे भी मैंने सेल्स बना ली, ये रही वो जो सेल्स मैं बोलना चाहती हूँ। टेस्टिस में और ओवरी में ऐसी सेल्स होती हैं जिनको रिप्रोडक्शन से लेना देना है, जो कि बनी ही रिप्रोडक्शन के लिए है। ये सेल्स जो इनके अंदर मैंने बनाई, उन्हें ही हम प्यार से क्या बोलते हैं? गैमेट सेल। समझ आ गई तुम्हें पिक्चर? अब तुम सुनो इसके अंदर क्रोमोसोम का क्या डिफरेंस होता है। देखो ये जो गैमेट सेल्स होती है ना, इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इनके अंदर आधे क्रोमोसोम होते हैं। ये जो मैं बात बोल रही हूँ बहुत ही ज़रूरी है, वापस सुनो। जो आपकी नॉर्मल सेल होती है उनके अंदर कंप्लीट क्रोमोसोम होते हैं, दैट इज 46। ये मेरी नॉर्मल सेल है और इस नॉर्मल सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे? 46 क्रोमोसोम। और ये जो अपनी गैमेट सेल है उसके अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे? 23 क्रोमोसोम। इतनी बात क्लियर है? तो नॉर्मल सेल और गैमेट सेल में इन क्रोमोसोम का डिफरेंस क्यों है? देखो भाई, सिंपल सी बात है, अगर हम ऐसी गैमेट ना प्रोड्यूस करते, इमेजिन करो, तो भाई आधा जो इन्फॉर्मेशन है वो मम्मी से आना है, आधा इन्फॉर्मेशन पापा से आना है, तो कितना हो गया? आधा आधा ही करना है हमको। इमेजिन करो अपनी बॉडी में ऐसा गैमेट बनता ही नहीं, तो भाई पापा की बॉडी से जो गैमेट आता उसके अंदर भी 46 होता और मदर की बॉडी से जो गैमेट आता उसमें भी 46 होता, तो कितना हो जाता? 92। अपना तो पूरा क्रोमोसोम का सिस्टम खराब हो जाता। ऐसा तो नहीं करना था हमें, इसीलिए बॉडी ने एक अलग टाइप की सेल बनाई जिसको हम बोलते हैं गैमेट सेल, जिसके अंदर जितना भी क्रोमोसोम होता है उसका जस्ट आधा कर दिया जाता है और वो बन जाता है तुम्हारा कौन सा सेल? गैमेट सेल। ठीक है, सो गैमेट सेल जो होती हैं, ऐसी सेल्स के लिए एक और टर्म हम यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं, ध्यान से सुनना, हैप्लॉइड सेल। इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड सेल्स। और हैप्लॉइड सेल्स को हम एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हैप्लॉइड सेल्स कौन सी सेल्स हैं? जिसमें आधा ही क्रोमोसोम नंबर है, यानी कि जो तुम्हारा क्रोमोसोम नंबर है, जिस स्पीशीज के तुम हो, उसका जस्ट आधा नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा गैमेट में। ठीक है, और गैमेट सेल दो ही होती है, मेल के केस में स्पर्म गैमेट सेल होती है, फीमेल के केस में ओवा, या इसको अपन ओवम भी बोलते हैं या एग भी बोलते हैं, ये गैमेट सेल होती है। ओवा भी बोल सकते हो तुम फीमेल गैमेट को, ओवम भी बोल सकते हो और एग भी बोल सकते हो। क्लियर है? तो जो दूसरी टाइप की नॉर्मल सेल है, फिर हम उसको हैप्लॉइड बोलते हैं कि कुछ और बोलते हैं, तो इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिप्लॉइड। देखो कितना आसान है याद करना, सुनना ध्यान से। डिप्लॉइड में डाई वर्ड आ रहा है, डाई वर्ड का मतलब ही दो होता है, तो जिसमें कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम हो वो डिप्लॉइड होता है। अब इसका रिलेशन कैसे निकालोगे? देखो ये होता है 2n। ठीक है, सो हैप्लॉइड n है और n इंटू 2 कर दो तो तुम्हारे पास डिप्लॉइड आ जाएगा। ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं तुमको देती हूँ। देखो इमेजिन करो एक सेल है, एक तुम्हें क्वेश्चन दिया है कि किसी बॉडी, एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी सोमेटिक सेल में 20 क्रोमोसोम्स है। ठीक है, ये सेल कौन सी होगी? पहली बात तो सोमेटिक है तो कौन सी सेल है? डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड है तो मैं इसको 2n से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, कर दिया मैंने 2n से रिप्रेजेंट। अब आता है, तुम्हें क्वेश्चन बोला गया कि बताओ भाई इस ऑर्गेनिज्म के स्पर्म में कितने क्रोमोसोम होंगे, तुम कैलकुलेट करो। पहला तो मैं ही बता देती हूँ, फिर मैं तुम्हें एक आधी क्वेश्चन भी दे दूंगी। देखो भाई सोमेटिक सेल में 20 क्रोमोसोम है, डेफिनेटली इस गैमेट में तो आधा ही होना है। अगर ये 2n है तो 2n जो है इसका आधा कर दो, यानी कि तुम्हें 2n से n निकालना इजी है यार, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये जो है 20, इसका आधा कितना आ जाएगा? 10। तो आपके पास जो भी कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम है उसका जस्ट आधा जब तुम कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? आपका स्पर्म या ओवा का नंबर। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, एक आधी क्वेश्चन करो। देखो
क्वेश्चन जो मैं दे रही हूँ फ्लावर से लेते हैं। ये लो, ये एक फ्लावर है, ठीक है, किसी प्लांट का फ्लावर है, ठीक, मैंने बना दिया। इस प्लांट के अंदर ये कोई सी भी XYZ प्लांट है, इस प्लांट की लीफ का क्रोमोसोम नंबर है कितना? 20 क्रोमोसोम रख दिया मैंने बोला एक प्लांट है, उसमें ये फ्लावर उग रहा है, इस फ्लावर या इस प्लांट की लीफ का क्रोमोसोम नंबर 20 है। अब बताओ इनका क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? किस किस का पूछूं मैं? स्टेम का बताओ, ठीक है, फिर तुम बताओ इसके पॉलन ग्रेन में कितना क्रोमोसोम नंबर होना चाहिए, या मेल गैमेट, ठीक है, और एक तुम बताओ पेटल का। इन तीन का क्रोमोसोम नंबर कैलकुलेट करो। मैंने बोला एक प्लांट में जो लीफ है उसका क्रोमोसोम नंबर 20 है। फिर तुम्हें ये भी बताना है ये लीफ डिप्लॉइड है कि हैप्लॉइड है, ये भी बताना पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे आप मुझे बताओगे कि स्टेम हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है इसकी सेल्स, इसमें क्रोमोसोम कितना होगा, 2n जो भी तुम कैलकुलेट करो। पॉलन ग्रेन में भी यही चीज़ कैलकुलेट करोगे, पेटल में भी यही चीज़ कैलकुलेट करोगे। ये बात जो मैं तुमसे कैलकुलेट करा रही हूँ ऐसे प्रीवियस ईयर में कई क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो और बताओ, डाउट है तो डेफिनेटली अपन डिस्कस करते हैं। अब आती हूँ मैं आगे। देखो ये सारी बात जो मैंने तुम्हें बताई वो एक पॉइंट समझाने के लिए थी, नो प्रोडक्शन ऑफ गैमेट। भाई देखो यहाँ पे तो बॉडी ही एक है, सिंगल पेरेंट है, ना मदर है ना फादर है, तो भाई ना फादर मदर कुछ है ही नहीं, तो गैमेट कहाँ से आएगा? तो यहाँ पे गैमेट बनता ही नहीं है। फिर इधर आ जाओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यहाँ पे तो भाई एक मेल है, ठीक है, ये फीमेल बना लेते हैं पहले अपन, ये फीमेल है और एक मेल है, ठीक है, ये हैंडसम सा डूड, ठीक है, तो मेल एंड फीमेल हैं तो डेफिनेटली ये तो यहाँ पे तो गैमेट बनेंगे, तो यहाँ पे गैमेट होते हैं। और अपन ने पढ़ भी लिया कि मेल गैमेट जो है अगर अपन एनिमल्स की बात करें तो स्पर्म होगा, और अगर प्लांट्स की बात करें तो पॉलन ग्रेन होगा। फीमेल की बात कर रहे हो तो भाई ओवम, या तुम एग बोल लो या तुम ओवा बोल लो। क्लियर है ये पॉइंट अपन को? चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट आ जाओ, ये ला, देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट। अरे भाई गैमेट ही नहीं बने तो फ्यूजन क्यों होगा उनका? सिंपल सी बात है ना, जब बना ही नहीं तो उसका फ्यूजन क्यों होगा? अगर कुछ खाने का बना ही नहीं तो तुम खाओगे कैसे? यही बात हो गई। तो तीसरा पॉइंट ये, यहाँ पे गैमेट बना है तो उनका फ्यूजन होगा। तुमको पता है फ्यूजन का मतलब क्या होता है, ये सेल और ये सेल एक दूसरे से जाके मिक्स हो जाए एक तरीके से, उसे फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। तो ये लो, ये पॉइंट भी हो गया अपना। आ जाओ नेक्स्ट पे आओ। इट रिक्वायर्स ओनली माइटोटिक डिवीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तुम ध्यान से सुनो। देखो मैंने तुम्हें अभी बताया था बॉडी में दो टाइप की सेल होती हैं। सिमिलरली जब बॉडी की सेल्स जो है, देखो यार बॉडी की सेल्स हैं, बॉडी की सेल्स कभी ना कभी तो ऐसा होगा ना, कभी पुरानी हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी, तो नई सेल्स बनाना ज़रूरी है। तो हमारी बॉडी में नई सेल्स बनाने के लिए एक मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं सेल डिवीजन, जिसको मैं तुम्हें डिटेल में पढ़ाऊंगी सेल चैप्टर के टाइम पे, ठीक है। सेल डिवीजन दो टाइप का होता है। एक सेल डिवीजन होता है माइटोसिस, एक का नाम होता है माइटोसिस, एक का नाम होता है मियोसिस। मुझसे पढ़े हुए बच्चों को पता है माइटोसिस मियोसिस क्या होता है, जिसने नहीं पढ़ा वो यहाँ देखो। माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों सेल डिवीजन है। इनमें होता क्या है देखो, अगर मेरी बॉडी की सोमेटिक सेल को डिवाइड करना है, सोमेटिक सेल कौन सी है? जिसको रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, जैसे मेरी स्किन सेल, मेरी स्किन सेल है, ठीक है। अब क्या हुआ, मुझे यहाँ पे चोट लग गई है ना, हो जाता है कभी कभी, लग जाती है, कट जाता है, कुछ भी हो जाता है, यहाँ पे चोट लग गई, तो यहाँ की मेरी सारी सेल्स मर गई, डैमेज हो गई, मर गई, खराब हो गई। मुझे यहाँ पे नई सेल बनाना ज़रूरी है, तो मैं जो नई सेल बनाऊंगी उसमें क्या मुझे क्रोमोसोम से कोई छेड़छाड़ करनी है? बिल्कुल भी नहीं करनी। 46 क्रोमोसोम की ही सेल थी और मुझे यहाँ पे 46 क्रोमोसोम की ही सेल्स बनानी है। तो मैं यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में कौन सा सेल डिवीजन करूंगी, जिसे हम बोलते हैं माइटोसिस। माइटोसिस, ठीक है, माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, आपकी नॉर्मल 46 वाली ही सेल डिवाइड करके दो नई सेल बनाती है, और जो दो नई सेल्स बनती है उन दोनों के पास ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 ही रहता है। यानी कि जो स्किन सेल की एक सेल है वो डिवाइड करके जब दो नई सेल बनाएगी तो दोनों नई सेल में क्रोमोसोम 46 ही होगा।
फिर वो ये दो नई सेल्स ये भी फर्दर अगर डिवाइड करें तो ये भी 46 वाली सेल ही बनेंगी, यानी कि इन शॉर्ट क्रोमोसोम से नो छेड़ाछाड़ी, ठीक है। माइटोसिस में क्रोमोसोम से नो छेड़ाछाड़ी, देयर विल बी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 46 है तो नई भी 46 बनेगी, फिर ये डिवाइड करेगी तो भी 46 बनेगी, ये डिवाइड करेगी तो भी 46 बनेगी, जब जब डिवीजन होगा तब तब 46 क्रोमोसोम आएगा। क्लियर है। अभी ऐसा केस दूसरी के साथ नहीं होता। अब तुम्हारी बॉडी में गैमेट सेल भी बनने, आपको याद है ना हमारी बॉडी में गैमेट सेल भी बन रहे हैं। दूसरी तरफ तुम क्या बना रहे हो, गैमेट सेल। गैमेट सेल का मतलब स्पर्म या ओवा। अभी इनका दिक्कत क्या है, इनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 रहता है। तो हमें टेस्टिस, ये रहा तुम्हारा टेस्टिस और ओवरी में कुछ ऐसा डिवीजन करना है जिसमें से नॉर्मल सेल से ऐसी सेल मिले जिसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधा हो। समझ रहे हो, तुम्हें क्या जादू करना है कि टेस्टिस की जो सेल्स हैं, भाई टेस्टिस की जो सेल्स हैं वो तो 46 वाली होंगी ना, ये तो 46 क्रोमोसोम वाली ही होगी। इधर ओवरी में जो सेल्स होंगी, ये देखो ओवरी की जो सेल्स होंगी ये भी, ठीक है। तुम्हें ऐसा कमाल करना है कि इस 46 से डिवाइड करके नई सेल बनानी है जो कि 23 हो। ऐसा जादू करने के लिए यू नीड अ सेल डिवीजन नोन एज मियोसिस। मियोसिस, ठीक है। हालांकि आई नो दिस थिंग कि बहुत सारे बच्चे माइटोसिस मियोसिस टर्म में कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ माइटोसिस आना है कहाँ मियोसिस आना है, ठीक है। बेटा ये बात जो मैं तुम्हें बोल रही हूँ ऐसा कोई ट्रिक नहीं बन सकता माइटोसिस मियोसिस याद करने के लिए, बट तुम 4 बार भी एक ही कॉन्सेप्ट को मतलब यूं ही देखोगे ना 1-2 बार भी, तो भी तुम्हें याद हो जाएगा माइटोसिस कहाँ होना होता है, मियोसिस कहाँ होना होता है। तो मैं जो मियोसिस के बारे में बता रही हूँ ना, वो ऐसा जादुई सेल डिवीजन है जिसमें 46 क्रोमोसोम से तुम एक नई सेल बनाओगे जिसमें क्या होगा 23 क्रोमोसोम, यानी कि आप सेल का क्रोमोसोम आधा कर दोगे। आप यहाँ पे 2n सेल लेके स्टार्ट करोगे बट एंड अप n सेल में करोगे। समझ आई तुम्हें बात, ये बात तुम्हें समझ आ गई। एक बार और सुन लो। देखो मैंने क्या बोला, तुम्हें बनाने हैं गैमेट। गैमेट में दिक्कत क्या है, आपको क्रोमोसोम आधा करना पड़ता है जितना भी, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उसका नॉर्मल क्रोमोसोम 40 तो तुम्हें आधा करके 20 करना है, किसी के पास अगर 50 है तो तुम्हें 25 करना है, ये तुम्हें आधा करना है। जो भी तुम्हारी नॉर्मल सेल है उससे आधा क्रोमोसोम लेकर आना है गैमेट के अंदर। तो यही दिक्कत टेस्टिस में भी है। टेस्टिस की जितनी भी सेल हैं वो सब कौन सी है, 46 क्रोमोसोम वाली। इधर ओवरी में जो सेल्स हैं वो भी कौन से नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाली हैं, 46 वाली। तो भाई यहाँ पे तुम्हें ऐसा जादुई डिवीजन करना है जिसके चलते आप 46 से कौन सी नई सेल बनाओगे, 23 वाली, और ये जादुई डिवीजन ही मियोसिस कहलाता है। समझ आ गई। तो जहाँ जहाँ गैमेट बनेगा वहाँ पे मियोसिस होगा, जहाँ जहाँ नॉर्मल बॉडी चलेगी सेल डिवीजन करेगी वहाँ माइटोसिस होगा। अब एक बात इससे रिलेटेड और जरूरी सुन लो। देखो तुम पहले हुए बेबी से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, आप सभी एक छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे से आप फिर चाइल्ड बने, चाइल्ड से तुम क्या बने तुम, इसके बाद अडोलेसेंट बने, अडोलेसेंट बन गए, ठीक है। अडोलेसेंट से फिर तुम अडल्ट बनोगे, अभी तुम अडोलेसेंट एज में हो, अडल्ट से फिर तुम एक बार बूढ़े हो जाओगे लास्ट में जाके, ठीक है। ध्यान से सुनना क्या हो रहा है। ओ देखो क्या हुआ था, ये फादर का गैमेट है, ये मदर का गैमेट है, दोनों फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। ये नई सेल बन जाएगी, सेल डेवलप होके एक बेबी बन जाएगा, ठीक है। बेबी डेवलप होके चाइल्ड बनेगा, चाइल्ड डेवलप होके अडोलेसेंट बनेगा, अडोलेसेंट डेवलप होके अडल्ट बनेगा, और अडल्ट अंत में ओल्ड होगा और ओल्ड होके मर जाएगा। ये तो नेचुरल लाइफ साइकिल है, ठीक है। तुम्हारा क्वेश्चन ये है, हालांकि ये क्वेश्चन मैं तुम्हें समझाऊंगी आगे जाके, बट तुम मुझे बताना क्या यहाँ पे तुम माइटोसिस एंड मियोसिस को इस लाइफ साइकिल में लिंक कर पा रहे हो क्या, बस ये क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन मैंने तुमसे पूछा नो डाउट मैं ही तुम्हें आगे जाके समझाऊंगी, बट अभी बस सोचो ये क्वेश्चन में क्या तुम माइटोसिस मियोसिस फिक्स कर रहे हो। चलो करो, नहीं कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस करेंगे ना तब करेंगे। चलो इधर आओ, देखो यहाँ पे गैमेट ही नहीं बने थे, यहाँ पे गैमेट का फ्यूजन हुआ था, यहाँ आ जाओ। ओनली माइटोटिक डिवीजन इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे
मियोटिक भी होता है, माइटोटिक भी होता है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है जिन ऑर्गेनिज्म में भाई, जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया में ना तो कोई बैक्टीरिया फीमेल होती है ना कोई बैक्टीरिया मेल है, बस उसने तो डिवाइड करना है। डिवाइड करने का क्या मतलब है, बस ये एक सेल है वो डिवाइड करके दो नई सेल बन जाएगी। तो भाई वो तो सिंपल डिवाइड कर रही है ना, क्रोमोसोम से तो कोई छेड़छाड़ की नहीं है। तो वहां पे क्या करोगे तुम, माइटोसिस, ठीक है। वेयर एज सेक्सुअल में तो तुम्हें गैमेट बनाने तो तुम्हें मियोसिस करना ही पड़ेगा, मियोसिस होगा, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेके चलो, मैं हूँ, मेरी मम्मी पापा के गैमेट्स से ही फ्यूजन होके मैं बनी, ठीक है, तो मियोसिस हुआ। अभी फिर मैं डेवलप हो रही थी, तो मेरी बॉडी जब डेवलप हो रही थी धमाधम नई सेल्स बन रही थी, तो मैं माइटोसिस कर रही थी, ठीक। माइटोसिस करने के बाद जब मैं एडोलेसेंट एज में पहुंची तो मेरी बॉडी में भी गैमेट बने, तब मैंने मियोसिस करना शुरू कर दिया। तो मेरी बॉडी में माइटोसिस भी हो रहा है, मियोसिस भी हो रहा है। तो यहाँ पे आपको दोनों सेल डिवीजन दिखेंगे। क्लियर है। अब और नेक्स्ट पे, यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो हूबहू एक जैसे होते हैं, इसलिए हम इनको टर्म देते हैं क्लोन्स। क्या बोलते हैं ना अपन, क्लोन्स। क्या होता है, कुछ भी नहीं यार। एक चौक को, मतलब इसको अगर मैं दो में तोड़ दूं तो ये दोनों एक जैसे तो दिखेंगे ना, बस उसी को क्लोन्स बोलते हैं। क्लोन्स का मतलब है एक दूसरे के जैसे, हूबहू एकदम एक जैसे, आर कॉल्ड एज क्लोन्स। तो यहाँ पर एकदम आइडेंटिकल होते, पेरेंट्स के जैसे। ये रहा पेरेंट, ये रहा इनका पेरेंट, ऐसा गंदा सा कुछ भी शेप का, बच्चे भी कुछ भी शेप के बन जाते हैं। ये देखो हूबहू एक जैसे, कोई दिक्कत ही नहीं, सब एक जैसे ही चल रहा है। अपने केस में ऐसा नहीं होता, आप अपने मम्मी पापा से अलग दिखते हो। आपके मम्मी पापा को आप उनके पेरेंट्स से कंपेयर करो, वो उनसे अलग दिखते हैं। इसका रीज़न है, यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं वो डिवीजन के थ्रू बन रहे हैं। यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं वो डिवीजन के थ्रू नहीं, गैमेट के फ्यूजन के थ्रू बन रहे हैं। यहाँ पे आधी इंफॉर्मेशन मम्मी भेज रही है, आधी इंफॉर्मेशन पापा भेज रहे हैं, दोनों के फ्यूजन से फिर आप बन रहे हो। तो आप ऐसा थोड़ी हो ना एक ही का जेनेटिक मटेरियल लेके बैठो, भाई आपने तो दोनों का जेनेटिक मटेरियल लिया, तो तुम एक के जैसे कैसे दिख सकते हो। तो यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग है उनमें कैरेक्टर आधे मेल पेरेंट के जाते हैं और कुछ कैरेक्टर फीमेल पेरेंट के जाते हैं, और कुछ तुम नए भी डेवलप करते हो जिन्हें हम क्या बोलते हैं प्यार से, वेरिएशंस। किसी बच्चे के दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आए कि फिर हम नए वेरिएशन कैसे लेकर आते हैं, वो मैं तुमको बताऊंगी जेनेटिक्स में, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है। चलो, हम अपने मम्मी पापा की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट आओ, ये मैंने तुम्हें बताया, यहाँ पे तो भाई बॉडी डिवाइड कर रही है, बॉडी डिवाइड कर रही है तो भाई इनके अंदर वेरिएशन, बदलाव आने के चांसेस कम है। तो यहाँ पे वेरिएशन नहीं होता ज़्यादातर, यहाँ भर भर के वेरिएशन होता है, खूब वेरिएशन होता है। और वेरिएशन जहाँ है वहाँ इवोल्यूशन है। जैसे कहते हैं ना, जहाँ चा है वहाँ रा है। सिमिलरली जहाँ वेरिएशन है वहाँ बदलाव है, जहाँ बदलाव है वहाँ इवोल्यूशन है। तो ये बेचारे जो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ना, इनके अंदर बेचारों के अंदर एक दिक्कत ये रहती है कि इनमें बहुत जल्दी वेरिएशन नहीं आता, तो इवोल्यूशन इनका स्लो हो गया। इधर धमाधम वेरिएशन आते तो इनका इवोल्यूशन फास्ट हो गया। बस ये लिख रहा है नेक्स्ट पॉइंट, देखो लिख रहा है क्या, हाँ ये रहा, एवोल्यूशन यहाँ पे बड़ा स्लो है, यहाँ पे एवोल्यूशन बड़ा फास्ट है, ठीक। लास्ट पॉइंट आ जाओ, एग्जाम्पल देख लो, अमीबा, बैक्टीरिया, प्लेनेरिया, इधर आ जाओ, ह्यूमन, कैट, डॉग, प्लांट, ये एग्जाम्पल है। क्लियर है तुम्हें डाउट? मुझे जो पॉइंट लगते हैं जो तुम्हें इंपॉर्टेंट समझ लेने चाहिए वो मैं यहाँ पे वापस लिख देती हूँ, ध्यान से सुनना। एक तो तुम वापस याद कर लेना सोमेटिक सेल्स क्या होती हैं, नेक्स्ट तुम याद कर लेना गैमेट सेल्स क्या होती हैं, नेक्स्ट तुम याद कर लेना माइटोसिस कहाँ कहाँ होता है, और नेक्स्ट याद कर लेना मियोसिस कहाँ कहाँ होता है। यहाँ तक की स्लाइड में ये चार शब्द बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। चलो अब मैं शुरू करती हूँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। तो तुमने पढ़ रखा होगा, ये तो ना जाने बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो मैं बिल्कुल जल्दी जल्दी रिपीट करूंगी फटाफट, ठीक है। रिपीट नहीं सॉरी रिवाइज करूंगी जल्दी जल्दी। सुनो, पहला होता है फिजन। फिजन क्या होता है? कुछ नहीं होता यार, फिजन का मतलब ही डिवाइड करना होता है। देखो वर्ड में ही मतलब है, तुम पढ़ते होंगे ना फिजिक्स में फ्यूज, नहीं सॉरी वापस सुनो ध्यान से, तुमने फिजिक्स में नहीं पढ़ा होगा, इनफैक्ट साइंस में कई जगह पे टर्म आते हैं फिजन फ्यूजन, नॉट ओनली फिजिक्स, तुमने कई जगह पे पढ़े होंगे। एक टर्म पूरी साइंस में ही पढ़ा होगा, कई जगहों पे फ्यूजन आता है, कई जगहों पे फिजन आता है। इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज मत होना। देखो फ्यूजन वर्ड का मतलब होता है दो चीजें आके मिल रही हैं, फ्यूजन।
मेल गैमेट फीमेल गैमेट आके मिल रहे हैं, फ्यूजन। दो केमिकल एक दूसरे से आके मिल रहे हैं, फ्यूजन। ठीक, फिजन का मतलब होता है डिवाइड करना। न्यूक्लियर फिजन पढ़ा होगा तुमने फिजिक्स में, है ना। क्या होता है, एक चीज डिवाइड करके दो नई चीज बना रही है। तो यहाँ पे फिजन में क्या हो रहा है, दो नई चीजें बन रही हैं। फ्यूजन में दो चीजें जोड़ के नई चीज बन रही है। ये डिफरेंस होता है फिजन और फ्यूजन में। ठीक है, सो फिजन का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा मेथड है रिप्रोडक्शन का जहां पे पेरेंट बॉडी डिवाइड कर जाती है। देखो कैसे, फिजन को समझते हैं अपन पहले। देखो कुछ भी नहीं, ये तो तुम सबको आता है, मुझे पता है। देखो क्या होता है, ये पेरेंट है, ये अमीबा है, अमीबा है, कुछ तो भी शेप है इसका। अमीबा तुमको पता है क्या है, यूनिसेलुलर है, एक ही सेल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक ही सेल क्या होती है, ये पेरेंट अमीबा, इसको डिवाइड करना है। तो देखो पहले ये थोड़ी सी बॉडी चौड़ी हो गई, लंबी हो गई, ये देखो न्यूक्लियस अंदर से डिवाइड होना शुरू हुआ। यहाँ पे तुम दो बात सीख लो जो सबसे जरूरी है। देखो हमेशा जब भी डिवीजन होता है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फॉलोड बाय साइटोप्लाज्म। क्या बोला मैंने कि भाई जब भी डिवीजन होगा पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फॉलोड बाय साइटोप्लाज्म। इसके लिए दो टर्म्स आएंगे जो तुम रट लो, रटो तो नहीं याद ही हो जाएगा। देखो न्यूक्लियस के लिए जो पहले के जमाने के साइंटिस्ट थे ना, वो शब्द यूज करते थे कैरी ऑन। क्या यूज करते थे, कैरी ऑन। तो कहीं तुम्हें कैरी ऑन मिल जाए मतलब वो न्यूक्लियस की बात करें। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। पहले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। कैरियो वर्ड का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। काइनेसिस का मतलब होता है डिवाइड होना, न्यूक्लियस का डिवाइड होना। तो पहला स्टेप हमेशा क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस। फिर क्या डिवाइड करोगे तुम, साइटोप्लाज्म को, न्यूक्लियस का छोटा भाई साइटोप्लाज्म। तो इसके लिए जो टर्म यूज होता है इसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो दो टर्म मैंने बोले, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो इस पूरे में जो तुम्हें मेन बात याद रखनी है वो यही रखनी है कि पहले न्यूक्लियस, देखो न्यूक्लियस बड़ा हुआ, न्यूक्लियस और बड़ा हुआ, ये देखो न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू हो गया, पहला हो गया कैरियोकाइनेसिस, फॉलोड बाय देखो साइटोप्लाज्म छोटा छोटा सा जा रहा है। तो पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, सीक्वेंस याद रखनी जरूरी है। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फॉलोड बाय साइटोप्लाज्म का डिवीजन कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस। क्लियर है। और देखो यहाँ पे बन गए दो नए छोटू छोटू से अमीबा, जिनको हम बोल देते हैं प्यार से सिस्टर अमीबा या डॉटर अमीबा। ठीक है, क्लियर है तुमको ये पहला चीज। तो तुमने अभी पढ़ा फिजन। फिजन में यहाँ पे बॉडी पेरेंट की डिवाइड कर रही है, ये सिंगल ही पेरेंट है, यही तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो, यही है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, माता पिता डिफरेंट ही नहीं है, यही माता है यही पिता है। ठीक, एक ही कैरेक्टर है। ये कैरेक्टर डिवाइड करना शुरू करता है, जब ये बड़ा हो जाता है इसको लगता है अब मैं बच्चे कर सकता हूँ। तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बॉडी को चौड़ी करनी है, न्यूक्लियस को बड़ा कर लेना है, मतलब डिवाइड करने के लिए साइटोप्लाज्म डिवाइड कर देना है। फाइनली दो सेल बन जाएंगी, एक को मैंने आधा माल दे दिया, एक को मैंने आधा कंटेंट दे दिया, दो नए बच्चे हो गए। कितना आसान है इनका बेबी प्रोडक्शन, और इनफैक्ट ये भी धमाधम ऐसे ही पॉपुलेशन बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे हमने एक पेरेंट से दो बच्चे बनाए, ओनली टू बच्चे, इसलिए इस मेथड को क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। शायद तुमने मैथ्स में पढ़ा होगा ये टर्म बाइनरी, है ना। तो बाइनरी वर्ड का मतलब होता है दो में डिवाइड होना, टू में डिवाइड होना, इज कॉल्ड एज बाइनरी फिजन। ठीक है, ये तो डिवीजन दो में हुआ, अगर यही डिवीजन खूब सारों में हो जाए तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। देखो मल्टीपल फिजन शुरू करने से पहले एक और डायग्राम देख लो, जो मैंने अमीबा का बताया था, पहला तो वो था। दूसरा देख लो तुम यूग्लिना का, यूग्लिना सुना हुआ है ना, नाम तो सुना ही होगा इसका भी प्रोटोजोआ में। तो देखो यूग्लिना ये रहा, ये रहा यार, देखो ये देखो, इधर से क्या हुआ, डिवीजन शुरू हुआ, ये देखो ऐसा, फिर ये यहाँ डिवीजन हो रहा है, फिर ये बीच की तरफ। एक्चुअली में बस इसका मेन मोटो क्या है, होगा यहाँ पे भी वही, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। पिक्चर तो यहाँ पे भी वही सेम चलेगी, बस तुम ये देख लो ध्यान से कि यहाँ पे डिवीजन ऐसे सीधा सा हो रहा है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे हो रहा है। तो दिस टाइप ऑफ बाइनरी फिजन इज लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। दिक्कत कोई नहीं है, बस एग्जाम्पल तुम्हें जो याद रखने वो ये हैं। जो ओवरऑल अपना फिजन होता है ना, बाइनरी फिजन, वो किस किस में होता है वो तुम देख लो। बैक्टीरिया में होता है बाइनरी फिजन, एक एग्जाम्पल बैक्टीरिया याद कर लो, एक एग्जाम्पल तुम अमीबा याद कर लो, एक एग्जाम्पल तुम पैरामीशियम याद कर लो। ठीक है, एक एग्जाम्पल तुम यूग्लिना याद कर लो, एक प्लेनेरिया भी याद कर लो, वो भी कर लेता है। ये एग्जाम्पल तुम मेन दिमाग में रखो कि ये सारे तो बाइनरी फिजन करते ही करते हैं। ठीक है,
आओ आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो। अब आ रहे हैं अपन किस पे, मल्टीपल फिजन पे। मल्टीपल फिजन मतलब क्या होता है, देखो मल्टीपल वर्ड का मतलब ही क्या होता है, मैनी। अगर दो बार की जगह मल्टीपल खूब सारों में बॉडी डिवाइड कर जाए तो उसे हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। ऐसा कब होता है, जिस भी बेचारे अभागे आदमी को मलेरिया होता है, मलेरिया होता है ना कितने सारे लोगों को, मच्छर के काटने से क्या होता है, ये किसी का हाथ है, ठीक है, ये मच्छर आया, इसने अपनी ऐसी नुकीली सी चोंच अंदर डाली, इसने ब्लड सक किया। देखो असली में तुमसे ब्लड लेने आता है, लेने आता नहीं, सॉरी लेने आती है। एक्चुअली में मच्छर जो फीमेल मस्कीटो है उसको अपना न्यूट्रिशन चाहिए होता है, उसको कैल्शियम वगैरह न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं। देखो असली में क्या है, जो मच्छर तुम्हारा खून चूस रहा है असली में वो जो मच्छर है वो फीमेल मच्छर है, उसको आपकी बॉडी के न्यूट्रिएंट चाहिए ताकि वो बढ़िया हेल्दी हेल्दी अंडे दे और उसके अच्छे हेल्दी बच्चे हों, इसलिए वो तुम्हारा खून चूस रही है। बट ब्लड सक करते वक्त वो आपके अंदर एक और चीज डाल जाती है जिसको हम बोलते हैं एक पैरासाइट। देखो सुनो, क्या नाम है उसका, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ है वो, और उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। तो दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, मलेरिया फैलाने वाली फीमेल मस्कीटो जिसको हम बोलते हैं वेक्टर ऑफ मलेरिया, और जो हमारी बॉडी में अल्टीमेटली आता है वो एक प्रोटोजोआ है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। अब ये प्लाज्मोडियम डेफिनेटली ब्लड में ही आएगा, पहले ब्लड से भाग कर ये अपने लिवर में पहुंच जाता है। एक तो लिवर में, तो पहली साइट ये लिवर में ऐसा करता है, सेकेंड ये अपने ब्लड में भी ऐसा करता है जो मैं तुमको बताने जा रही हूँ। तो हमारे ब्लड और लिवर में ये धमाधम खूब बार रिप्रोड्यूस करता है। कैसे, देखो ये एक प्लाज्मोडियम है, ये एक बॉडी है, ये इसके बाहर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये साइटोप्लाज्म, ये इसका तुम्हें न्यूक्लियस दिख रहा है, ये दिखा तुम्हें। अब ये क्या करेगा, अपने न्यूक्लियस को एक बार डिवाइड करने की जगह कई बार डिवाइड करेगा। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे खूब सारे डिवाइड करके, ये क्या है, खूब सारी बार न्यूक्लियस डिवाइड कर गया। अब न्यूक्लियस खूब सारी बार डिवाइड करेगा तो भाई साइटोप्लाज्म थोड़ी पीछे छूटेगा, ये देखो इसके पीछे इसका साइटोप्लाज्म भी आ गया। तो जब एक ही सेल में खूब सारी बार न्यूक्लियस डिवाइड करता जाए यानी कि मल्टीपल टाइम कैरियोकाइनेसिस हो जाए, फॉलोड बाय मल्टीपल बारी साइटोकाइनेसिस हो जाए, तो खूब सारी सेल्स बन जाएंगी इंटरनल छोटी छोटी सी। बस अब बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग डाल दो। भाई इतना तुमने मेहनत की है, इतना इस बेचारे ने मेहनत की, तो ये बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग डाल देता है जिसे हम बोलते हैं सिस्ट, जो इसको अनफेवरेबल कंडीशन से बचाती है। और जब इनको लगता है कि भाई तुम्हारी बॉडी में इनके फटने के लिए फेवरेबल समय आ चुका है, ये अपनी सिस्ट को फाड़ते और सारे निकल जाते हैं। इसको लिंक करना, किसी भी इंसान को अगर मलेरिया हुआ हो ना तो वो इजीली लिंक कर सकता है। मलेरिया में सडनली फीवर आ जाता है, फिर ठंड लगने लग जाती है, फिर फीवर आ जाता है, फिर ठंड लगने लग जाती है। ये जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं ना, असली में उस टाइम पे तुम्हारी बॉडी में यही चल रहा होता है। क्या हो रहा होता है, डिवीजन चल रहा है, सब कुछ फेवरेबल है, बर्स्ट हो जाती है। जैसे वो बर्स्ट होती है वो अंधाधुन आपके ब्लड में रिलीज हो जाती है और आपको बुखार आ जाता है। क्यों, क्योंकि तुम्हारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। समझ गए तुम ये बात। चलो आगे चलते हैं बच्चों। ये वाले टॉपिक अपन जल्दी पढ़ रहे हैं क्योंकि तुम ये बहुत बार पढ़ चुके हो, इसलिए मैं इसे जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ, ठीक है। चलो आगे आओ। नेक्स्ट बडिंग। बडिंग में शब्द पे ध्यान देना है। बड, यहाँ पे क्या होता है, पेरेंट की जो बॉडी है, जो पेरेंट है उसकी जो बॉडी है उस पे एक नन्ही सी छोटी सी मुन्नी सी बड निकलती है। क्या हो रहा है, देखो ये रही पेरेंट की बॉडी, ठीक, पेरेंट की बॉडी ये रही और इसकी बॉडी पे एक छोटी सी बड निकली, जैसे फुंसी हो जाती है ना अपने मुंह पर हाथ पे कहीं पे फुंसियाँ, वैसे एक छोटी सी फुंसी जैसा बड निकल गया। ये लो, ये रहा पहला स्टेज। ये जिसके बारे में तुम पढ़ रहे हो इनका नाम है हाइड्रा। चलो जल्दी से बताओ हाइड्रा कौन से फाइलम में आता है, जल्दी बताओ हाइड्रा कौन से फाइलम में आता है, ठीक है। फिर आगे देखो, जब तक तुम फाइलम याद करो मैं तब तक आगे की बात बताती हूँ। ये निकली एक छोटी सी बड, ठीक। अभी बड क्या है भाई, छोटी सी बड, आगे जाके बच्चा बननी है तो इसको वही सारी चीजें चाहिए जो मदर की बॉडी में है। मदर तो है ही नहीं ना यहाँ पे, यहाँ पेरेंट की बॉडी बोलेंगे अपन, ठीक। तो यहाँ से क्या होता है, वही इधर से न्यूक्लियस अलोंग विद साइटोप्लाज्म
थोड़ा तो यहाँ चल जाता है, तो ये लो यहाँ पर भी न्यूक्लियस आ जाता है, साइटोप्लाज्म आ जाता है। अब क्या होगा, ये जो बड है ये धीरे धीरे डेवलप करती है साइज के अंदर, ये देखो साइज में डेवलप हो रही है, ये देखो बड़ी हो रही है, ये देखो ये बड़ी हो गई, फिर देखो और बड़ी हो गई, ये बिल्कुल ही बढ़िया बड़ी बड़ी हो गई, फुल बड़ी हो गई। जब एक टाइम आएगा कि ये इस पेरेंट्स से डिटैच करके भी जिंदा रह सकती है, ये खुद अपने बलबूते पे जिंदा रह सकती है, तब ये अपने पेरेंट्स से अलग हो जाएगी। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये रही पेरेंट, ये अब दुखी है भाई, बच्चा दूर जा रहा है, हो गया जितना रहना था इसको, और ये बच्चा खुश है, लो फाइनली अब आई एम रेडी टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। इसे ही कहते हैं बडिंग, समझ गए। बडिंग में कुछ नहीं होता, पेरेंट की बॉडी पे एक छोटी सी बड निकलती है, बड ग्रो करती जाती है, जैसे ही वो कम्प्लीटली ग्रो हो जाती है वो अपने पेरेंट से खुद को अलग कर लेती है। दिस इज कॉल्ड एज बडिंग, जिसका पहला एग्जाम्पल तुमने क्या पढ़ा, हाइड्रा। एक और देख लो एग्जाम्पल, नेक्स्ट देखो, ये है यीस्ट, दिस इज यीस्ट। मैं बता देती हूँ यीस्ट आपको कि फंजाई किंगडम में आता है यीस्ट, ठीक है। और यीस्ट कैसा होता है, यूनिसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर का मतलब है ये एक ही सेल वाला होता है, दिख भी रहा है तुमको एक सेल है, ये एक सेल, ये इसका न्यूक्लियस और ये इसका साइटोप्लाज्म। इनकी बॉडी पे भी वो छोटी सी नन्ही मुन्नी सी बड बनेगी, ये देखो छोटी सी बड बनी, ये न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू हुआ और ये साइटोप्लाज्म धीरे धीरे इधर इधर जाने लग गया। अब देखो बड और बड़ी बनी, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया। अब कमाल की बात क्या होती है, नॉर्मली तो यहाँ से बड हट जानी चाहिए थी ना भाई, बड बड़ी हो गई अब जाओ, नहीं, बड का मन ही नहीं होता यहाँ से हटने का, तो क्या होता है, ये इस बड पे भी एक और बड बना लेती है। तो कुछ इस तरीके से होता है, मतलब इसको ऐसे देखो, हालांकि यहाँ पे मम्मी मम्मी कुछ होती नहीं है, पर तुम इमेजिन करो ये मम्मी है, ये इस पे छोटी सी बड बनी, बड ने मना कर दिया मैं तो नहीं अलग हूँ, ये लो ये रही मम्मी, ये रही बड, बड पे एक और बड बन गई। तो ये कुछ ऐसे हो गया, नानी मम्मी बेटी, नानी ये हो गई मम्मी और ये बन गई बेटी, बेटी कहती मैं भी नहीं हटूंगी, मैं भी इधर ही बेबी वर्क कर दूंगी, तो ये बेटी की भी बेटी, ये देखो पूरी पुश्तियाँ ऐसे एक दूसरे पे चिपकी रही थी, ठीक है। तो क्योंकि ये एक दूसरे पे चिपके हुए रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर ही चेन के जैसे दिखते हैं, इसलिए इस मेथड को क्या बोलते हैं, चेन बडिंग, ठीक है। ये बात याद रखनी है तुमको। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ, स्पोर फॉर्मेशन। असेक्सुअल खत्म कर देंगे आज अपन, ठीक है। इधर आओ, स्पोर फॉर्मेशन देखो, अपन अभी तक ये पढ़ चुके हैं, देखो ध्यान से, पहला अपन पढ़ चुके फिजन, अपन नेक्स्ट पढ़ चुके बडिंग, तीसरा अपन पढ़ने वाले हैं स्पोर फॉर्मेशन। आओ देखते हैं। स्पोर फॉर्मेशन एक कॉमन मेथड है फंजाई में, ये कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का फंजाई में। ध्यान से देखो इस इमेज को, ये है एक गंदी बासी हुई ब्रेड, ये एक गंदी सी ब्रेड है जो अपन बाहर रख देते हैं। देखो जब भी तुम ब्रेड बाहर रख देते हो, तुम नोटिस करते हो ब्रेड खराब हो जाती है उस पर, जिसको लोग कह देते हैं फंगस लग गई इस पर। एक्चुअली में क्या होता है, देखो जब आप ब्रेड बाहर रखते हो तो ब्रेड में क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं ब्रेड में, भाई सिंपल सी बात है ना, ब्रेड खाना ही तो है, न्यूट्रिएंट है। तुमने बाहर रख दिया उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे रखते ही इसको सही टेम्परेचर मिल गया, सही टेम्परेचर के साथ पीएच भी धमाकेदार है, तो भाई बढ़िया न्यूट्रिएंट, बढ़िया टेम्परेचर, बढ़िया पीएच, ये तीनों ही फैक्टर फेवरेबल होते हैं फंजाई की ग्रोथ के लिए। बस ये वहीं के वहीं रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। क्या करते हैं, देखो तुम ध्यान से अगर पिक्चर देखोगे तो ये रही ब्रेड, और ब्रेड पे जो डायग्राम यहाँ बन रहा है ना, एज इट इज उसी का ही जूम डायग्राम यहाँ बन रहा है। देखो क्या होता है, ऐसा सा स्ट्रक्चर ग्रो करने लग जाता है ब्रेड पे, ये तुम्हें छोटा सा पेड़ जैसे ही दिख रहा है। क्या होता है, देखो यहाँ से नीचे से अटैच रहता है, ये जो स्टिक लाइक लॉन्ग स्टिक लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं हाइफे, ठीक है। हाइफे ये लंबा सा, इस हाइफे पे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसे हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। ये जो बैग जैसा दिख रहा है तुम्हें, बड़ा सा बैग जैसा, इसे स्पोरेंजियम बोलते हैं। और इस स्पोरेंजियम में छोटे, अरे कलर चेंज करें, लो, स्पोरेंजियम में छोटे छोटे से स्पोर्स बनते हैं, मिलियंस ऑफ स्पोर्स, एक बार में मिलियंस ऑफ स्पोर बन जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जब फेवरेबल कंडीशन आएगी ना, तो ये बैग भी बर्स्ट हो जाएगा और इसमें से स्पोर्स
हवा में निकल जाएंगे, हवा में है तो भाई अगेन सेटल तो करेंगे, सेटल करके वहीं के वहीं ब्रेड पे दोबारा गिर जाएंगे, ब्रेड पे दोबारा गिरेंगे, फिर ये यही मेथड करेंगे, करते 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 ये पूरे अपने खूब सारा ब्रेड को गंदा कर देंगे, गंदा का मतलब खराब कर देंगे। तो ये देखो, ये तुम्हारी ब्रेड देखो, देखते हो ना तुम, एक बार ब्रेड सड़ना शुरू होती है ना तो धमाधम सड़ती जाती, खराब हो जाती है पूरी ब्रेड। इसीलिए होती है क्योंकि वो इतना फास्ट रिप्रोडक्शन करती है। तो इस मेथड को हम बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन, जिसमें छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने से स्पोर्स बनते हैं। क्लियर है? इसका एग्जाम्पल नोट कर लो, क्या है? म्यूकर, ठीक है। म्यूकर के बाद एक लिख लो राइजोपस। बच्चों राइजोपस और राइजोबियम में कंफ्यूज मत हो जाना कतई। राइजोबियम बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, राइजोपस एक फंजाई है, ठीक है। फंजाई को आई होप तुम फंजाई बोलते हो, फंगी नहीं बोलते प्लीज, फंगी नहीं होता। नेक्स्ट आ जाओ, फ्रेगमेंटेशन, बड़ा ही सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। देखो तुमने स्पाइरोगायरा का नाम तो सुना ही होगा, सबसे कॉमन है। देखो स्पाइरोगायरा पहली बात आता किसमें, मैंने एग्जाम्पल बताया, स्पाइरोगायरा वो करता है फ्रेगमेंटेशन। स्पाइरोगायरा है एक एल्गी है, एल्गी किस में आती है? प्लांट किंगडम में आती है एल्गी, ठीक है। तो एल्गी क्या है? ये लंबी लंबी एल्गी है, फ्रेगमेंट के जैसी एल्गी है। देख लो तुम ऐसी दिख रही है, फ्रेगमेंट की तरह लंबी लंबी एल्गी है। ये एल्गी जब प्रॉपर्ली बड़ी हो जाती हैं तो क्या होता है, एक सही टाइम आने पे ये खुद ही छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती हैं, ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट, और हर एक फ्रेगमेंट एक नया फुल इंडिविजुअल बना लेता है। क्या हुआ, जैसे ये एक स्पाइरोगायरा है, ये पूरा डेवलप हो चुका है, ये अपने आप एक टाइम आने पे छोटा छोटा टूट जाएगा और हर एक छोटा पीस एक नया स्पाइरोगायरा बना देगा। क्योंकि यहाँ पे पेरेंट बॉडी फ्रेगमेंट जैसी होती है और छोटे छोटू से फ्रेगमेंट बनाती है, इसलिए इस मेथड का नाम क्या दे दिया? फ्रेगमेंटेशन। क्लियर है? इजी। अभी तक का टॉपिक बहुत ही इजी चल रहा है, मुझे लगता है जिसने ये पढ़ रखा है ध्यान से उसका तो ये रिवीजन ही हो रहा है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। चलो आगे चलते हैं। तो देखो क्या क्या पढ़ लिया तुमने, फटाफट देखो। ये देखो फिजन पढ़ चुके तुम, बडिंग पढ़ चुके, फ्रेगमेंटेशन पढ़ चुके, स्पोर फॉर्मेशन पढ़ चुके, लास्ट रीजनरेशन पढ़ना है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन पूरा टॉपिक ही अपन अलग से करेंगे, ठीक है। चलो रीजनरेशन करते हैं। रीजनरेशन कुछ नहीं होता बच्चों, देखो रीजनरेशन में पहले तो नाम का मतलब देखो, री का मतलब अगेन, जैसे जिन बच्चों के रीडू लगता है उनको तो री का मतलब बहुत ही अच्छे से पता होगा। री का मतलब होता है अगेन, जनरेशन का मतलब होता है टू जनरेट, दोबारा बनाना। कैसे दोबारा बनाना? देखो रीजनरेशन होता तो बहुत सब में, तुम्हारे अंदर भी रीजनरेशन होता है और ऑर्गेनिजम्स में भी रीजनरेशन होता है, बट हम उसको रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ नहीं कर पाते। दिक्कत क्या है? देखो रीजनरेशन तुम भी करते हो भाई, तुम्हारे बाल दोबारा लंबे होते हैं, तुम्हारी स्किन कभी कट जाती है तो स्किन दोबारा बनती है, कोई इंटरनल ऑर्गन है कभी लग उगा जाती है तो नई स्किन्स बनाती है, तो रीजनरेट तो करता है ना वो। बट क्या तुम रीजनरेशन को एज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज़ कर पाते हो? तुम नेल्स काटो और एक नाखून में से तुम्हारा नया बच्चा आ जाए, कितनी मतलब गजब ही बात हो जाए। फिर तो अपन हर चीज जरा जरा से बाल काट के डालेंगे ना, उसमें से नए नए बच्चे आ जाएंगे। ऐसा क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक होता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और एक होते हैं हमारे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेल्युलर में खूब सारी सेल्स होती हैं, और जहाँ पे खूब सारी सेल्स होती है ना बच्चों, वहाँ लेबर या डिवीजन ऑफ लेबर आ जाता है। क्या हो जाता है? वहाँ पे सेल्स टिश्यूज बना लेती हैं, टिश्यूज ऑर्गन बना लेते हैं, ऑर्गन खूब सारे ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। तो भाई तुम्हारे अंदर यही दिक्कत है, तुम्हारी एक सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म इसलिए नहीं बन पा रहा क्योंकि तुम कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर हो। आपके इतने नन्हे से नाखून के तिनके से पूरी बॉडी कैसे बनेगी? क्यों भाई? ब्रेन बनाना है, लिवर बनाना है, लंग्स बनाने हैं, हार्ट बनाना है, नॉट पॉसिबल। सो जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसको एज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज़ नहीं कर पाते, बट रीजनरेशन इनमें भी होता है। जो छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स हैं ना, इन्होंने मौके पे चौका मारा और इसको एज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही यूज़ कर लिया। इसी चीज़ को क्लियरली तुम अगली पिक्चर में समझोगे। देखो ये देखो तीन ऑर्गेनिज्म है, एक है प्लेनेरिया, एक है हाइड्रा, एक है स्टारफिश। इसको एक और एग्जाम्पल में देखो, तीन नाम दिए। प्लेनेरिया भी सिंपल है भाई, सिंपल ही तो है, हाइड्रा भी सिंपल है, ठीक है, और स्टारफिश इन दोनों के कंपैरिजन में कॉम्प्लेक्स है, बट इतनी भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। ध्यान से सुनो, प्लेनेरिया तो बहुत ही छोटा सा है,
हाइड्रा और भी छोटा है ना। अब देखो रीजनरेशन को मैं तुम्हें 3 एग्जाम्पल देके समझाती हूँ, तीनों को समझना। पहला एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ आपको ह्यूमन का। ह्यूमन, तुम्हारे अंदर कोई भी सेल या कहीं भी लग गई, कट गई, वो ठीक करोगे तो आप उसको हील करने के लिए या रिपेयर करने के लिए यूज कर रहे हो। रीजनरेशन आपके अंदर भी हो रहा है, बट तुम सिर्फ बॉडी को हील करने के लिए या रिपेयर करने के लिए यूज कर रहे हो, पहली बात। फिर मैं आ जाती हूँ छिपकली पे। छिपकली क्या करती है, ये रही एक छिपकली, ये तो तुम समझ ही पा रहे हो, ये है एक छिपकली, ठीक है। छिपकली को जहां जहां खतरा दिखता है, जब जब उसको कोई डेंजर दिखता है, तुमने भी नोटिस किया होगा, वो अपनी पूंछ छोड़ के चल जाती है वहां पे। ऐसा कॉमन है, यही होता है। जब भी छिपकली को डर लगता है, उसको लगता है कि उसके पीछे कोई पड़ा हुआ है, तो अपने प्रीडेटर से बचने के लिए वो अपनी पूंछ छोड़ के उसको पागल बना के वहां से निकल जाती है, ताकि प्रीडेटर तो उसकी पूंछ ही पकड़ता रह जाए और वो वहां से बच के निकल जाए। ये एक कॉमन तरीका होता है छिपकली का बुरे गंदे टाइम में बच के निकलने का। तो लिजर्ड की पूंछ दोबारा आती है, ध्यान से सुनना, ये आगे का पार्ट है, ये पूंछ है, तो भाई पूंछ में से छिपकली नहीं आती, छिपकली की पूंछ आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि छिपकली उस पार्ट को रीजनरेट कर सकती है। जैसे तुम्हारी स्किन कट जाए तो स्किन दोबारा आती है, स्किन में से तुम नहीं आ जाते, ठीक। तो पूंछ जो है वो रीजनरेट हो रही है। तो अगेन यहाँ पे अगर मैं लिजर्ड का एग्जांपल लूँ तो उसने भी इस मेथड को यूज तो किया है, बट बॉडी को रिपेयर करने के लिए यूज किया है, एज रिप्रोडक्शन यूज नहीं किया। प्लेनेरिया ने मौके पे चौके मारे, ये बहुत ही छोटा सा ऑर्गेनिज्म है। इसके साथ क्या होता है, कभी कभी किसी हादसे में ये जा रहा हो, जैसे ये प्लेनेरिया है, ये जा रहा है कहीं पानी में जा रहा है, ठीक है, जा रहा है, कहीं से टकरा गया, कट गया, लग गया, इसके कोई इंजरी हो गई, इंजरी होते ही इसकी बॉडी टूट जाएगी। टूट गई, कितने भी हिस्सों में टूट सकती, ये देखो 1 2 3 हिस्सों में टूटी। इसके पास इतनी कमाल की एबिलिटी आ गई कि इसने इस हिस्से से पीछे का पार्ट बना लिया, इससे आगे पीछे का पार्ट बना लिया, और नीचे वाले से पूरी बॉडी बना ली। यानी कि भाई टुकड़ों से पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन गया। तो ये सिर्फ कभी कभी हो सकता है, वो जब हो सकता है जब ऑर्गेनिज्म सिंपल हो एंड उसके अंदर लेबर ऑफ डिवीजन इतनी डेवलप ना हो, लेबर ऑफ डिवीजन इतनी डेवलप ना हो, वही ऑर्गेनिज्म रीजनरेशन को एज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज कर सकता है। क्लियर होगी तुम्हें मेरी पिक्चर? अब आगे देखो, स्टारफिश से रिलेटेड पिछले साल क्वेश्चन भी आ चुका था, देखो सुन लो। स्टारफिश में एक सेंट्रल डिस्क होती है, बीच में क्या होती है, सेंट्रल डिस्क। देखो ऐसे तो छिपकली क्या, स्टारफिश चलते चलते इसकी कोई सी भी हाथ जरा सा टूट जाएगा तो ऐसा थोड़ी होगा कि इतने से हाथ से पूरी पूरी बॉडी हो जाएगी, नहीं। जिस भी पार्ट को, जैसे सपोज करो ये पार्ट कट हुआ, सेंट्रल डिस्क के साथ कट हुआ, तो जिस भी पार्ट में सेंट्रल डिस्क होती है ना, वो पार्ट वापस से रीजनरेट कर जाता है। वापस सुनो, ये जो बात मैंने बोली ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ये स्टारफिश है, वापस देखो, ये स्टारफिश में सेंट्रल डिस्क होती है, ठीक है। इस सेंट्रल डिस्क से अगर सपोज करो एक आर्म कट हुई, उसमें सेंट्रल डिस्क का पार्ट है, तो ये रीजनरेट कर जाएगा, ये रिमेनिंग पार्ट भी एज एन रीजनरेट कर जाएगा और ये पार्ट भी एज अ न्यू रीजनरेट कर जाएगा, ठीक है। ये बात समझ आ गई? जिस पार्ट में सेंट्रल डिस्क नहीं होती वो रीजनरेट नहीं कर सकता पूरा। क्लियर है? ये बात तुम्हें बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो चुकी है। आगे देखो, देखो प्लेनेरिया ने पूरा ऑर्गेनिज्म बना लिया। ये देखो हाइड्रा भी यूज कर लेता है, तो हाइड्रा बडिंग भी करता है और रीजनरेशन भी करता है। ये देखो, ये देखो, ये दोनों नए बन गए। इधर स्टारफिश, ये देखो आर्म, इस आर्म में सेंट्रल डिस्क होनी जरूरी है, अगर सेंट्रल डिस्क है तभी नया स्टारफिश बन पाएगा। क्लियर है? समझ गए तुम बात? आखिरी बात जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ वो ये है, रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है। फ्रेगमेंटेशन में अपने आप ही जब बॉडी मैच्योर हो जाती है तो अपने आप फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है। फ्रेगमेंटेशन में ऐसा नहीं होता। फ्रेगमेंटेशन में वापस सुनो, फ्रेगमेंटेशन में बॉडी जब मैच्योर हो जाती है अपने आप डिवाइड हो जाती है। रीजनरेशन में बॉडी गलती से कट गई, किसी इंजरी के कारण कुछ लग गई, इस कंडीशन में वो नए ऑर्गेनिज्म फॉर्म करती है। मतलब अपने मन से प्लेनेरिया नहीं जाके पत्थर से टकरा जाता है, मैं 2 में टूट जाता हूँ, नया बन जाता हूँ, नहीं। नॉर्मल कंडीशन में प्लेनेरिया क्या करेगा, बाइनरी फिजन करेगा। नॉर्मल कंडीशन में वो क्या करेगा, बाइनरी फिजन। गलती से लग जाएगी, कट जाएगा तो रीजनरेशन करेगा। नॉर्मल सिचुएशन में हाइड्रा क्या करेगा, बडिंग करेगा, कट गया तो रीजनरेशन करेगा। नॉर्मल सिचुएशन में स्टारफिश क्या करेगा, अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है
असेक्सुअल भी करता है, कट गया तो क्या करेगा, रीजनरेशन करेगा। आई होप ये बात तुम्हें क्लियर है जो मैंने बताई। बस इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन वेजिटेटिव प्रोपागेशन पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक था वो मेनली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आगे के कंटेंट के ऊपर था। नेक्स्ट क्लास में हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन पढ़ेंगे। आई होप आज की क्लास में आपको जो जितनी भी बातें मैंने फटाफट जल्दी जल्दी बताई वो सब क्लियर हैं, एंड यू एंजॉयड द लेक्चर ऑल्सो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।